नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी परमजीत सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल MLM इंडिया परमजीत यादव के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MLM इंडस्ट्री के अंदर क्या सही और क्या गलत, इसके अंदर कुछ फैक्ट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ फैक्ट मैं बताऊंगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको उनमें से कौन से फैक्ट अच्छे लगे और किन फैक्ट के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं या आगे उनके ऊपर बात करने की आपको लगेगा तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्यों ज़रूरी है MLM के अंदर सही और गलत को जानना? दोस्तों, MLM ही नहीं, बाकी हर एक इंडस्ट्री के अंदर, हर स्थान के ऊपर, हर कदम कदम के ऊपर आप और हमें सही या गलत का जब पहचान पता होगी, हमें पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, तभी हम एक राइट डिसीज़न ले पाएंगे। और उसके लिए भी हम ना तो ज़्यादा खुश हों ना ज़्यादा इमोशन हो। जब हमारा बीच का माइंडसेट हो, उस समय हमारा सबसे माइंड क्रिएटिवली काम करता है और उसको सही गलत का एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। जब हम अपने परिवार में भाई की, बहन की, बेटी की, किसी की भी शादी या तय करते हैं, हम रिश्ता जोड़ते हैं, तो उसमें सारी चीज़ों का हम तय करते हैं क्या ये सही है, क्या ये हमारे कल्चर के अनुसार है, क्या हमारा जो रिलेशन है वो लंबा लॉन्ग टर्म तक चल पाएगा। जो भी हमें इंक्वायरी से होती हैं, हम उस पर एक्शन लेते हैं, वो इंक्वायरीज करते हैं, उसके बाद ही हम आगे का डिसीज़न लेते हैं। तो MLM के अंदर भी वो आपको बहुत ज़रूरी है और वही पॉइंट्स को लेके मैं आज आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, MLM के अंदर चीट फंड यानी धोखाधड़ी ये बहुत अहम है और आज के दिन सबसे ज़्यादा हो रहा है। हम दौर की बात करें 2012 से आज 2020 है, तब तक तो बहुत काफ़ी सारे हर एक पॉइंट कदम कदम पे इतने सारे कॉन्सेप्ट आए जो फ्रॉड हैं। उसके अंदर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पर अगर मैं रियलिटी की बात करूं, सन 1978 से लेके 75 के बाद में इन चीट फंड की स्थापना हो चुकी थी और देश का सबसे बड़ा जो चीट फंड था वो आदर्श चीट फंड घोटाला था। देश का सबसे बड़ा घोटाला था। और दोस्तों, चीट फंड की जो शुरुआत होती है, गढ़ है और किसी को चुभे तो हम पहले रिलेट करते थे कि सॉरी माँ बोलते हैं। वेस्ट बंगाल हब है इन चीट फंड कंपनियों का। कहते हैं कि हर चौबारे के ऊपर, हर जो दूसरी मंजिल के ऊपर, एक हर घर के अंदर, हर गली के अंदर कोई ना कोई नेटवर्किंग मार्केटिंग का ऑफिस मिल जाएगा। आज के दिन 2020 के अंदर, इस कोरोना टाइम के अंदर जो आप देख रहे हो, डॉलर्स वाले जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, टोटल के टोटल क्राउड फंडिंग जितनी भी आ रही हैं, टोटल की टोटल आपको 98% वेस्ट बंगाल से मिलेंगे। टोटल के फ्रॉड हैं। सभी के ऊपर हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे आगे कि किस किस टाइप के हैं। तो चीट फंड का मतलब होता है कि धोखा देना या धोखाधड़ी से बैगरा के, फुसला के या धोखे से रख के उसको पैसा निकालना, वही चीट फंड होता है। अब इंडिया में किस किस प्रकार के चीट फंड चल रहे हैं कि इंडिया के अंदर काफ़ी समय से बहुत से प्रकार के चीट फंड चले, अलग अलग, कोई किस नाम से कोई किस नाम से। हम उन्हीं की चर्चा आगे अभी करेंगे कि इंडिया के अंदर कितने प्रकार के चीट फंड्स हैं, कितने प्रकार के घोटाले हैं, क्या हैं, हम उनको रिलेट करेंगे। सबसे पहला जो चीट फंड है वो दोस्तों है प्योर चीट फंड, जो प्योरली चीट फंड के कैटेगरी के अंदर है, जिसको बोला जाता है कि दान के रूप में पैसा निकालना चीट फंड घोटाला कहलाता है। चीट फंड घोटाले के अंदर भी, प्योरली चीट फंड में भी दो तीन प्रकार होते हैं।
कहलाता है कि शुरुआत कब हुई। टाइप्स ऑफ प्योर चीट फंड, सबसे जो पहला है वो है सरल चीट फंड, यानी सिंपल सा, साधारण सा। आप और हमारे पास कोई भी आ जाए कि धर्म के नाम पे या किसी विशेष समुदाय के नाम पे या जो धार्मिक जितने भी स्थल्स हैं उनके नाम पे चंदा इकट्ठा करना, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होता है उनका, उसे बोला जाता है प्योरली चीट फंड घोटाला। इसके बाद में आता है व्यापक चीट फंड। व्यापक चीट फंड में क्या होता है कि हम आपको कह देंगे कि आप इतने रुपए की पर्ची बनवाइए, ये संस्था आपको जब आपको ज़रूरत होगी उस समय आपको फंडिंग करेगी। अभी आप इसके अंदर फंडिंग करेंगे तो आप इतने लोग इतने में फंडिंग पढ़ेंगे, किसी एक को मदद होगी तो हम आपका जो पैसा है उसमें जाएगा, उन लोगों को मिलेगा। इस प्रकार के कहानियाँ आपको सुनने को मिलती होंगी पहले। और बाकी ये जो कंपनियां हैं दोस्तों, ये 93 के आसपास आते आते बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी, इनका विस्तार रूप आज गया था। अब इनके बाद में पुरस्कार, यानी आपको पुरस्कृत करने के लिए कि हम लॉटरी लगाएंगे जी, कि हम 100 टिकट हैं, 90 लोगों की लॉटरी निकलेगी, उनमें इतना इतना इतना, यानी किसी को पता भी नहीं होता कि ये लॉटरी गई किसको है किसको नहीं है। वो पुराने ज़माने में कई कहावतें भी हैं इन पे, अलग अलग हैं। एक चौधरी था, वो सेठ के पास गया कि जी घोड़ा खरीद लो। उन्होंने कहा कि नहीं। बोल कितने में दोगे? बोल 1000 का। बोल 500 से ज़्यादा नहीं दूंगा, सेठ जी बोले। अब वो घर आया चौधरी जी, तो देखा कि भाई घोड़ा तो मरा हुआ है। तब फिर गया लाला जी के पास, बोला कि जी घोड़ा खरीद लो, कुछ दिन से कम सुनाई दिए थे, दे रहा है कि कितने दाम लगाए? दूर 500। बोला 500 दे, घोड़ा पड़ा हुआ मिलेगा। अब लाला जी पड़े हुए का मतलब समझा नहीं। गया तो घोड़ा मरा हुआ था। उन्होंने 1 लाख 1 रुपए की लॉटरी निकाल दी कि बोलो 1 रुपए की लॉटरी निकलेगी और उस इनाम में घोड़ा मिलेगा। अब 10,000 लोगों ने वो लॉटरी खरीद ली। अब एक व्यक्ति की लॉटरी निकाल दी। अब जो अगला व्यक्ति आया, वो घोड़ा मरा हुआ था, वो रोता रोता आया, उसको 1 रुपये वापस कर दिया और अपने 10,000 रुपये कमा लिए। तो इस प्रकार से भी बहुत से अलग अलग क्षेत्र के अंदर, अलग अलग रूप के अंदर वो पुरस्कार यानी लॉटरी के रूप में वो चीज़ आते हैं। तो इनका अस्तित्व मैंने पहले बताया कि 1999 तक आते आते ख़त्म हो गया था। 1978 में जो सबसे बड़ा जो चीट फंड घोटाला हुआ, आदर्श चीट फंड घोटाला, वो सबसे देश का सबसे बड़ा घोटाला रहा जो एमपी में रहा था। और दूसरे टाइप के जो फ्रॉड्स आते हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड चीट फंड। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फ्यूचर मेकर, तो सभी के दिमाग में और रिलीज़ घूम गई होगी कुछ समय पहले की कि बहुत से लीडर्स ने बहुत अच्छा पैसा भी इसमें कमाया, बनाया भी, और अपनी इज्जत मान सम्मान भी, रिलेशंस भी इस क्षेत्र के अंदर ख़राब किए। तो प्रोडक्ट बेस्ड चीट फंड उनको कहा जाता है कि वो प्रोडक्ट की आड़ में वो फ्रॉड करते हैं। प्रोडक्ट ओनली उनके पास दिखावे का होता है, इसके अलावा उनके पास कुछ भी प्रैक्टिकल रूप के अंदर उनके पास कुछ नहीं होता, वो डिजिटल रूप के अंदर होता है। जैसे इसके एग्जांपल हम लें एयर होट, लिव केयर, इसके अलावा बाइक बोट, यंग प्रो, इस प्रकार के कई कॉन्सेप्ट चले जो आने वाले समय में बहुत से लोगों को दिया। इसका दूसरा उदाहरण भी आप दे सकते हैं, उनमें प्रोडक्ट बेस्ड चीट फंड ही थे। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी बहुत से लोग नाम सुनते हैं, तो वो भी था उसके अंदर। बट
उनका इनसे थोड़ा सा हटके था। उन्होंने प्रोडक्ट भी दिए, कुछ काम के भी थे, कुछ नहीं भी थे, कुछ अच्छे भी थे, बुरे भी थे। उनका सभी लोगों को उन्होंने यूज भी किया, किसी के काम भी आए, किसी के नहीं भी। बट जो ये इस प्रकार की जो कंपनियां थी वो प्रोडक्ट बेस्ड चीट फंड थी। उनका उद्देश्य लोगों को धोखा देना था, ना कि उनको तरक्की की राह पे ले जाना। कॉन्सेप्ट बेस्ड चीट फंड, कॉन्सेप्ट बेस क्या होता है कि इनकी आड़ के अंदर दुनिया के बड़े बड़े लोग इनके जाल में फंसे हुए हैं। ये भी प्योरली चीट फंड के अंदर आते हैं। जैसे कि इनमें विदेश की करेंसी का लेन देन होता है। विदेश की करेंसी के अंदर ऑनलाइन हम ट्रेडिंग करवाएंगे आपको, ये अभी आप ट्रेड करो, इसमें इतना मिलेगा, अभी इस कॉइन की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग होती है। और उनका काला सच ये होता है कि जब आपका प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा तो उनको आपको कुछ देना नहीं है, उनका उद्देश्य है कि आपसे लेना। बाई चांस आपका अकाउंट्स है वो प्रॉफिट में चला भी गया तो आपको किसी न किसी तरीके से टारगेट करके हटाना, या उसका जो विड्रॉल है या पे आउट है आपका वो ना देना। ये इनके मुख्य कारण होते हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के। क्योंकि इंडिया के अंदर वो इलीगल है, आप लीगली उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, ना कानून का सहारा ले सकते, ना किसी और चीज़ का सहारा ले सकते। और आपको पता भी नहीं होता कि वो चला कौन रहा है, चलाने वाला कौन है, कहाँ है। जब आपको उस चीज़ का बारे में पता ही नहीं होगा कि है कौन व्यक्ति, उसके ऊपर आप लीगली भी या चाह कर भी उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। ये क्रिप्टो करेंसी जैसे है बिटकॉइन। बिटकॉइन तो अभी लीगल हो गया है, पर इसके अलावा भी बहुत से कॉइन है जो बिटकॉइन की तर्ज के ऊपर चल रहे हैं। और बिटकॉइन की भी कहानी आपने सुनी होगी कि अमिताभ बच्चन ने 150 करोड़ रुपए गंवाए हैं। उसमें 13 लाख की वैल्यू से बिल्कुल रिवर्स आके 3.5 लाख की मार्केट वैल्यू के ऊपर आ गया था। आज जिसकी वैल्यू 7.5 लाख रुपए मार्केट में स्टेबल कर रही है। तो उसके अंदर भी आपको पैसे गंवाने के लॉसेस परसेंटेज चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। रियल स्टेट के नाम पे भी लोग करते हैं कि हम आपको वहाँ पे करोगे तो आपको रियल स्टेट मिलेगा, इसकी इतनी वैल्यू घट जाएगी। वो बॉन्ड्स वगैरह देते हैं, कुछ भी नहीं होता है। वो सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स, उनका साइकिल होता है पूरा का पूरा। इंटरनेशनल मार्केट के नाम से करते हैं कि ये उस देश में चल रही है, और वो ओनली सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या आप इंडिया के अंदर एक कंपनी है, विदेश की कंपनी है एमवे, क्या आपको लगता है कि वो एमवे इतने देशों में काम कर रही है और उसकी जो वीडियोस हैं, उसके प्रोडक्ट की वीडियोस हैं, प्लान की वीडियोस हैं, जो यूट्यूब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है, उसके ऊपर सिर्फ इंडिया के अंदर इंडिया की वीडियो पाई जाए, इसके अलावा अन्य किसी भाषा के अंदर नहीं, अन्य किसी देश की वीडियो आपको लगता है कि किसी प्लेटफॉर्म पे ना मिले हो, किसी भी एंगल से, ना फेसबुक पे ना यूट्यूब के ऊपर आपको मिले। अब जितने भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो स्टोरी बेस्ड चीट फंड, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीट फंड जो चलाते हैं, उनकी आप देखना इंडिया के अलावा कहीं भी वो नहीं बनी होती है। वो सिर्फ हवाला देते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है। ओनली ओन क्या करते हैं, वो इंडिया के अंदर लिस्टेड होते हैं, आपके साइड में कोई बैठ के चला रहा होता है और आप उनके झांसे में आ जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आपको बचना है, उनसे भी आपको वो रखना है। स्टोरी बेस्ड चीट फंड, इसमें आपको अलग अलग प्रकार की स्टोरी सुनाई जाती है। कंपनी जस्ट अभी स्टार्ट हुई है और अगर आप कंपनी के साथ रहोगे तो आपकी कहानी बनेगी, लोग आपकी मैगजीन्स देख के वो दिखाएंगे। पर कंपनी की कहानी तो तब बनेगी जब उन्होंने अपनी कहानी बनाने के बारे में सोचा होगा। जो कॉन्सेप्ट जो चला रहे हैं, उनको जो स्टोरी जो बनाई है आपके लिए आगे आने वाले समय में इतना देखा, उसको ज़्यादातर हम देखा जाए कि घर बैठे पैसा बनाओ, बिना कुछ किए पैसा बनाओ, बिना कुछ किए
लगाए पैसा बनाओ, पैसा कमाओ। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बिना मेहनत के कोई पैसा दे सकता है इस संसार के अंदर? क्या लगता है आपको कि घर बैठे बिना कुछ किए यहाँ पे पैसा आ सकता है? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी ऐसा नहीं कहता है, ना इनकी कोई थ्योरीज होती हैं। दोस्तों, बहुत से लोग इस स्टोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट में आपको मिलेंगे कि एक बार आप हमारे साथ आ जाइए, पैसे की बारिश होगी, इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे, आप गिन नहीं पाओगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की कहानी बिल्कुल उल्टी है। जब तक आप किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर मेहनत नहीं करोगे, स्ट्रगल नहीं करोगे, पैसे की बारिश तो क्या बूंदे भी नहीं आती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में हम क्या है, सही क्या है, उसके विषय के अंदर हम अगले चीज़ के ऊपर बात करेंगे, अगले वीडियो के ऊपर आपके विस्तार से चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि भाई वो सही क्यों है, कि इसमें ये किस प्रकार से हम उसको डिफाइन करें। एप्लीकेशन बेस्ड चीट फंड में बहुत सी एप्लीकेशन आ गई है, आप इतने लोगों को लगाओ, ये करो, अब वो करो, अब वो करो, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो। उनका उद्देश्य क्या होता है? आपके सिस्टम में घुसना, आपके सर्वर के अंदर घुसना और वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। आपको कुछ नहीं लगाना, और हम इसी चीज़ के ऊपर उनसे लोभित हो जाते हैं कि कुछ नहीं लगाना। एप्लीकेशन बेस के अंदर भी कुछ कंपनियां चल रही हैं जो लीगल हैं, जो आपको रिचार्ज के कैशबैक के ऊपर आपको वो चीज़ मुहैया कराती है। आप जो कुछ ऑनलाइन पोर्टल यूज करते हैं तो उसके ऊपर मुहैया करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंपनियां हैं जो उसके ऊपर चल रही हैं, जैसे नेक्स्ट मनी, 24 मुद्रा, मॉल 91। इस प्रकार के जो कंपनियां हैं वो आपको प्रोडक्ट के ऊपर देती हैं। आप कुछ चीज़ ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन पे आपको कैशबैक आता है। या बहुत सी कंपनियां ऐसी मिलेंगी आपको, ये सर्विस अभी लाइव होने वाली है, अभी आने वाला है, ये चीज़ आने वाली है, ये चीज़ भी आएगी, ये चीज़ भी, यानी वो सिर्फ एप्लीकेशन बना के आपका यूज़ करते हैं, और जो ज्वाइनिंग आप देते हो बिना कुछ लगाए, क्योंकि उनमें आपको कुछ उनको देना नहीं होता है कि ये तो इसमें एंटर करने की फ़ीस है, आपको देनी पड़ेगी, अब आपको ये है। बाकी उन कंपनियों में देखोगे जो मैंने नाम बताए हैं, उनमें अगर आपसे पैसा लिया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ दिया जा रहा है कि आप ये करोगे तो हम आपको इतना कैशबैक देंगे, इतना इतना देंगे। वो चीज़ उनकी सेट होती है। बाकी कंपनियां उसमें क्या है कि अपना रास्ता ढूंढ के पैसा कलेक्ट करने का ही काम करती है। और इसके अंदर एक और है कि क्राउड फंडिंग का भी हम कि ये संस्था है, यहाँ पे आप क्राउड फंडिंग करोगे, आपको स्टोरी सुनाते हैं कि सोचिए आपको 10 लाख लोग हज़ार रुपए फंडिंग कर दे तो आपके पास कितना रुपए हो जाएगा। आपको 100 रुपए फंडिंग कर दे, अब जब 10,000 लोग भी कौन लेके आएगा, 10 लाख लोग भी कौन लेके आएंगे? क्या वो एप्लीकेशन वाले देंगे आपको? वो आपकी ही टीम होगी, आपके ही लोग होंगे, वही आपको फंडिंग करेंगे। अगर अपने ही लोगों से पैसा लेना है उस फंडिंग के रूप में, फंडिंग के नाम पे, तो आप डायरेक्ट ही मांग लीजिए ना, अगर फंडिंग ही करवानी है उनसे तो। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अब हम कुछ रियल डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी हैं और नहीं भी, उनका भी कुछ अपना अपना अस्तित्व है, अपना अपना नियम्स है, अपना अपना रूल्स है, जिसके आधार पे वो आगे चलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है सीधी प्रत्यक्ष बिक्री विधि। यानी डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि सामान को मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर तक पहुंचाने का एक सिंपल सा तरीका है। दूसरी भाषा में अगर बोला जाए तो मार्केट का ये बदला हुआ रूप है, जो ओल्ड मार्केट था उसका जो बदला हुआ रूप ही डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है।
फेक डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट है जो फेक हैं, नाम तो उनका डायरेक्ट सेलिंग है, आप देखने को तो आप डायरेक्ट सेलिंग ही कहोगे। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक तो जो वास्तव में कार होती है जिसके अंदर हम बैठ के सवारी करते हैं, और एक होता है बच्चों का खिलौना। अब बच्चे को खिलौने की अगर कोई कार है, रिमोट वाली कार है, आप बोलोगे क्या उसको? कार ही बोलोगे, कहलाई क्या जाएगी? कार। पर एक्चुअल में वो वास्तविकता नहीं है। दिखने में वो है वैसी, बोलने में है, पर वास्तविकता उनकी वो नहीं है। टू है रियल इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। जो रियल डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है उनके अंदर भी फॉरेन डायरेक्ट सेलिंग है, और कुछ इंडिया के जो रियल्स हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है बाइनरी बेस कॉन्सेप्ट प्लान, हो जो फेक डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। उनके अंदर है क्या होता है कि ज्वाइनिंग बेस होती है, ज्वाइनिंग के ऊपर काम करते हैं, नो प्रोडक्ट। ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करूं, किट सिस्टम होता है इनके अंदर, 2000, 5000, 4000, 7000। इनके अंदर क्या है? यूथ चेंजिंग ए स्टोर, यानी आप एक कल्पना कीजिए कि आपको 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, या आपको कितने दिन तक चलेंगे? एक न एक दिन तो जाके बंद होना है। ये एक प्रकार के प्रोडक्ट बेस के ऊपर काम करते हैं, ये बाइनरी के ऊपर काम करते हैं। किट सिस्टम होता है, एक प्रोडक्ट होता है। आप सोचिए, आप कैलकुलेट कीजिए, आपको हो सकता है 20 से 25 मिनट लग जाएं, पर आप शांति से बैठिए, कॉन्सेप्ट कैलकुलेट कीजिए। 2, 2, 4, उसके आगे 6, 8, जो भी होता है आप कैलकुलेशन कीजिए। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 256, 512, 1024, 2096, इस प्रकार से आप कैलकुलेट करते जाइए। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक चीज़ का आभास होगा कि जब हम 45 महीने तक जाते हैं, अगर हर महीने भी डबल होते हैं, 45 महीने तक जाते तो पूरे इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी होती है। तो उसके आगे हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या 1 साल के लिए आए हम? क्या 2 साल के लिए आए हैं? या कुछ समय के लिए आए हैं? बाइनरी के अंदर आपको हो सकता है कि आपको 20-30 प्रोडक्ट भी मिल जाएं, पर उनकी कोई परचेजिंग नहीं होती है, रीपरचेज के लायक प्रोडक्ट नहीं होते हैं, उनके रीपरचेज उनमें होता ही नहीं है। ओनली ज्वाइनिंग बेस वो कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। दूसरा जो फेक डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं, नो रीपरचेज बेस, कि उनमें आप रीपरचेज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट भी हैं आपके पास, बाइनरी कॉन्सेप्ट भी है, हो सकता है जर्नेशन भी, अलग अलग कॉन्सेप्ट में वो ला सकते हैं, पर उनका ऐसे प्रोडक्ट वो सेलेक्ट करेंगे जिसका आपके पास रिवैल्यू नहीं होगा, रिकॉल वैल्यू आपकी नहीं होगी, रीपरचेज नहीं होगी, आपकी डिमांड बार बार क्रिएट नहीं होगी। अगर वो डिमांड क्रिएट हो भी रही है तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के बाद होगी। जैसे इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, फ्रिज, गैस सेफ्टी डिवाइस, या आपको सोलर पैनल ले आएंगे, इसके बाद गैस सेफ्टी डिवाइस, टीवी, एलईडी वगैरह या आरओ वगैरह, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के ऊपर वो काम करती हैं। उनके ऊपर आप देखिए कि आप किसी घर में आप आरओ लगवाए, आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, कितने दिन बाद आप उसका रिवेन्यू क्रिएट करेंगे, कितने दिन बाद आप उनको दोबारा लेके आएंगे, कितने समय का आपको टाइम लगेगा उनमें। रियल डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर भी आपको 2 टाइप्स ऑफ रियल डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट, कि रियल डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, और वो भी किन किन प्रकार से हैं। रियल डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में अंदर है कि रियल फॉरेन डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड रियल इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट, यानी इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट हैं और एक दूसरे देशों के रियल डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्ट सेलिंग के नियमों के हिसाब से चल रहे हैं। और इनमें भी आपको देखेंगे कि बहुत बड़ा आपको अंतर मिलेगा, बहुत बड़ा मार्केट का
टेंशन और वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी इनके अंदर भी। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि रियल फॉरेन डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। इसके अंदर आपको कुछ एक कंपनियों के चेहरे भी आपको नज़र आ रहे हैं। दोस्तों रियल इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट तो चल तो डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से है, पर उनका कल्चर, उनके प्रोडक्ट्स, उनके प्लान, उनके रेट, उनका जो मार्केट कैप्चर है वो इंडिया के अनुसार, इंडिया के टेम्परेचर या इंडिया की साइकोलॉजी के हिसाब से, उनकी जनरेशन के हिसाब से या अन्य कई चीज़ों के हिसाब से वो फिट नहीं बैठते। जैसे इस प्रकार के थोड़े से अलग होते हैं। जैसे कि आप एमवे, फॉरएवर, कई कंपनियों के आप नाम देखते हैं, वो आपका माइंड वॉश करने का सबसे पहले काम करते हैं। दोस्तों एक बात, मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, उनका है, अच्छा है, अपना कॉन्सेप्ट है, अपना अपना सोच है, आपकी अपनी सोच है, अपना अलग तजुर्बा है। हम केवल एक डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, हम किसी कंपनी का नहीं करते। एक उदाहरण के रूप में एक समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या इस चीज़ के ऊपर। एक बात सोचिए दोस्तों, अपने देश के अंदर लाखों गांव हैं, उसके अंदर हर प्रकार की औषधि आपको, हर प्रकार का वो चीज़ आपको मिलती है। और दुनिया को एलोवेरा का ज्ञान पूरे विश्व को किसने दिया? इंडिया ने दिया, ओनली भारत ने दिया। इससे पहले कोई एलोवेरा के बारे में नहीं जानता था, पूरे विश्व में एलोवेरा का व्यापार नहीं होता था। और आज कुछ एक कंपनी आके कहती है कि हमारा एलोवेरा द बेस्ट एलोवेरा इन द वर्ल्ड, कि हमारा पूरे दुनिया का बेस्ट एलोवेरा है हमारे, इस प्रकार का। दोस्तों एक बार सोचिए, जिस देश ने एलोवेरा का ज्ञान पूरी दुनिया को दिया, आज वो लोग बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर एलोवेरा आपको ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। आज वो लोग इस चीज़ को बता रहे हैं जो हमारे पूर्वज लाखों सालों से उन चीज़ों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और दोस्तों देखिए, राजस्थान किसी की बाप की जहांगीर नहीं है। एलोवेरा, एलोवेरा किसी के बाप की जहांगीर नहीं है। एलोवेरा राजस्थान की धरोहर है, जो राजस्थान की टेम्परेचर, राजस्थान की धरती के ऊपर पनपता है। अब यूरोप के कई कंपनी आके दावा करते हैं कि हमारा एलोवेरा सबसे बेस्ट है। उनके पास मिलता क्या है? दो चीज़ होती हैं ओनली, प्याज होती है, आलू होता है। हमारे लाखों गांवों के अंदर ये चीज़ें हो सकती है, उस देश के अंदर ये दो चीज़ होती है। अब आप उसको कैसे भी बना के खा लो वो चीज़ें। तो उनके प्रोडक्ट के रेट एक तो वाजिब नहीं होते हैं, एक आम मार्केट आदमी उसको ले सके। और दूसरा, उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सिर्फ सर्टिफिकेट का दावा करते हैं। दोस्तों किसी चीज़ को, कोई तुलसी का वृक्ष है, तुलसी का पेड़ है, उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है काम करने के लिए। उसका एक पत्ता भी काम करेगा, चाहे उसको सर्टिफिकेट मिले या ना मिले। अगर आप एलोवेरा डायरेक्ट लेते हैं तो वो काम करेगा। और उसके अंदर अगर आप केमिकल नहीं मिलाते हैं, कोई कंपाउंड नहीं मिलाते हैं, तो उस एलोवेरा की एज कम हो जाएगी। बताने को हम कुछ भी बता सकते हैं उनके बारे में, पर वो रियल फैक्ट के ऊपर काम नहीं करते, सिर्फ सर्टिफिकेट के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। उसके हिसाब से उनका रेट डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इसमें ज्वाइन करते समय आपको बिल्कुल 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ये रेट वाजिब है? क्या इसकी क्वालिटी आम लोग लगातार यूज़ कर पाएंगे? इस क्वालिटी वाइज, इस जो क्वालिटी इसकी बताई जा रही है उसके हिसाब से क्या इसकी क्वालिटी वाकई में है, या वाकई में हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? और इसके जो रेट लिए जा रहे हैं, क्या ये वाजिब है? क्या ये हमारे समाज के कल्चर के हिसाब से इसके प्रोडक्ट जो हैं वो काम करेंगे, उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए, उनको रियल के अंदर आगे ले जाने के लिए ये कामयाब होंगे? तो ये सवाल आपको अपने आप से करना है। रियल इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही मुख्य है,
दोस्तों आज का दिन जो चल रहा है, लोकल के लिए वोकल बनना और मेड इन भारत बनाने का जो, इसके अंदर आपको रियल इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को ही प्रेफर सबसे ज़्यादा करें तो बिल्कुल बेटर रहेगा। रियल इंडियन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मात्र 3% है। 2012 तक बहुत सी कंपनियां चली और बहुत सी कंपनियां इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम किया। पीछे की कुछ कंपनियों के आप नाम सुनते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम आज के दिन कर रही हैं और पीछे भी कर रही थी 2012 से पहले। कुछ एक कंपनियां हैं जो आप जानते हैं, जैसे RCM। अब 80% लीडर्स हैं जो कई साथी हैं, उनका कहना है कि RCM बंद हो चुकी थी, उसके बाद बहुत लेट खुली। सर मात्र 1 साल वो बैन रही थी, उसके बाद कंटिन्यू वो कंपनी काम कर रही है, जो रियल इंडिया के अंदर जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को एक नई पहचान और नई उमंग और एक अलग अलग कॉन्सेप्ट जो उसकी इज्जत है वो वापस ला के दी है। इस प्रकार की कई कंपनियां हैं, जैसे मोदी गियर है, उनका अलग अलग है, उनका जनरेशन प्लान है, उनके प्लान के अंदर वो उस प्रकार से चेंजिंग की ज़रूरत है। वो पीछे के 20 साल पुराने तजुर्बे से ही चल रही है। आज उनको बदलाव की ज़रूरत है। इंडिया के अंदर इंडिया बदल रहा है और उसके हिसाब से उनको बदलने की ज़रूरत है। बाकी वो रियल इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट का हिस्सा है और रियल डायरेक्ट सेलिंग की जन्मदाता भी हैं और उन्होंने वो काम भी आज के दिन इस इंडिया के मार्केट के अंदर उन्होंने अपना छाप भी छोड़ी है और काम करके भी दिखाया है। उनमें भी डिफरेंट है, जैसे प्लान। रियल डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर भी आपको अलग अलग डिफरेंस मिलने को मिल जाएगा। वो आपको देखना होगा क्या प्रोडक्ट बेस के ऊपर काम कर रहे हैं या सर्विस बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन सर्विस बेस कंपनियां भी मार्केट के अंदर आ रही है। मैं दोनों का आपको एग्जांपल दूंगा कि कुछ एक कंपनी है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे कि प्लान, प्राइस और क्वांटिटी का कितना प्रभाव पड़ता है, ये हमें क्यों चीज़ चेक करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। एक हमारे अजीज़ मित्र थे, उन्होंने कहा कि सर आपकी कंपनी 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है और एक और कंपनी 80% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इस चीज़ को भी समझते हैं कि कई कॉन्सेप्ट हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, कई फैक्ट्स हमें पता चलते हैं इस मैटर के अंदर कि हम इसको क्यों प्रेफर करें, ये क्यों सही है, ये क्यों गलत है। तो दोस्तों एक प्रोडक्ट का हम उदाहरण ले लेते हैं कि कौन ज़्यादा, कौन सही, कौन गलत, किस हिसाब से। दोस्तों उन्होंने, इस कंपनी के पास था 145 रुपये का राइस ब्राइन ऑयल, इसके पास था 150 का राइस ब्राइन ऑयल। और जिस समय चेक किया था इनके पास 150 का ही था, 150 का था, इसके पास 135 रुपये का राइस ब्राइन ऑयल था। ये 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये 80% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। आपको अभी तक देखने के लिए 80% आपको ज़्यादा लग रहा है, पर दोस्तों मैं बता दूं इसके पास था 20 बिजनेस वॉल्यूम और इसके पास था 40 बिजनेस वॉल्यूम। 40 बिजनेस वॉल्यूम का 60% होता है 24 और इसका होता है 16 रुपये। 20 बिजनेस वॉल्यूम का 16, यानी अगर हम पुराने रेट की बात करें तो वो कितने 15 रुपये ज़्यादा ले रहे थे और 8 रुपये कम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। छोड़ते हैं, आइए अब के प्रेजेंट उसके वॉल्यूम के ऊपर चलते हैं। वे रेट के डिफाइन थे, मिनिमम 6 मंथ का, ईयर का गैप था, सभी के रेट बढ़े, उन्होंने भी रेट बढ़ाए। उनका पहले से बढ़ा हुआ था, उन्होंने कॉन्स्टेबल रखा अपना रेट, फिर भी 5 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं और 8 रुपये कम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये रियल डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर भी आपको चेक करें तो कितना पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अगर हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो सारे पैरामीटर्स को आपको उसको चेक करना चाहिए। पैरामीटर्स में क्या है? प्लान, प्राइस, क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या है कि आपको कई बार प्राइस कम दे देंगे, क्वांटिटी भी कम दे देंगे, हमें क्वांटिटी के ऊपर एक्चुअल में ध्यान जाता ही नहीं है।
1 लीटर का तेल है उसका प्राइस है कोई 100 रुपये, दूसरी कंपनी उसको 95 में दे देगी, क्वांटिटी 100 ग्राम घटा देगी, तो भी आपके लिए वो बेनिफिट नहीं है। इसी प्रकार से आप एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी में काम करते हैं तो उसमें भी आपको है कि एक रिचार्ज के ऊपर एक कंपनी 10 रुपये बांटती है और वही रिचार्ज के ऊपर एक कंपनी 20 रुपये बांटती है। तो ये आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा कि उस कौन कौन सी सर्विसेज की किसकी सबसे बेस्ट हैं, कौन कौन सी कंपनियां सर्विसेज के नाम के ऊपर सर्विसेज बड़ी फास्ट दे रही हैं, उसके अंदर कैशबैक भी मिल रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ा है और डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। वो सारे इफ़ेक्ट्स आपको चेक करने पड़ेंगे, उसको रिलेट करना पड़ेगा। रियल डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर भी वो बहुत ज़रूरी है। इसके विषय के अंदर हम एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर हम विस्तार से प्रोडक्ट और सर्विस, आज के पास जो 2 हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं उनकी हम चर्चा करने वाले। क्वालिटी और क्वांटिटी, एक और शब्द आया क्वालिटी। प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस में क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अहम भूमिका निभाता है। सर्विस बेस में क्वालिटी क्या निभाएगा कि हमारे रिजेक्शंस ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं वो सर्वाधिक कम किसके अंदर है, सर्विस बेस की वो क्वालिटी है। और प्रोडक्ट बेस की भी वो क्वालिटी है कि प्रोडक्ट के रेट के प्रति उसकी क्वालिटी, उसके टेस्ट से लेकर उसके रिज़ल्ट तक के जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है उनके ऊपर हम आ सकते हैं। इनको चेक करते समय आपको इन पैरामीटर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो रियल डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है सभी अच्छे हैं, किसी का पैरामीटर कुछ कहता है, किसी का कुछ कहता है, तो अब सभी चीज़ों को एक कॉमनली जिसके अंदर है हम उस चीज़ को प्रेफर कर सकते हैं कि सर्वाधिक अपने पास सर्विसेज सर्वाधिक हों, हर प्रकार का बेसिस उसके पास हो, हर प्रकार के अपने को सुविधा दे और टाइम टू टाइम आपको भी चेंज उसके साथ होना पड़े और वो भी अपने करेक्शंस को, अपने क्वालिटीज़ को हमेशा इम्प्रूव करे और उस रिलेट करके उस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। अब कुछ एक एग्ज़ाम्पल है, जैसा कि मैंने प्राइस दिया, एक कंपनी के पास ये प्राइसेस की बात करें कि एक कंपनी, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि प्राइसेस भी ज़्यादा ले रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी कम है, सिर्फ रेशियो उनका बढ़ा दिया, वो बिजनेस वॉल्यूम के अंदर वो कंजूसी करते हैं। कुछ एक कहते हैं कि हम आपको ये दे देंगे पर उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं देते हैं, या कोई सर्विस बेस के नाम पे है तो हम आपको रिचार्ज की फैसिलिटी देंगे, इतने हैं, और एक्चुअल में देखा जाए तो उनके अंदर रिचार्ज उस क्वालिटी का नहीं होता, उस प्रकार का नहीं होता जो उसमें होना चाहिए। वो अलग अलग रूप के अंदर हम उनको देखने हैं। जो पीछे मैंने पॉइंट्स बताए वो बिल्कुल अहम है, इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स हैं, वो मैट्रिक के ऊपर काम करते हैं, अलग अलग हैं, या उसकी कंडीशंस क्या हैं कि आपको एक जगह जाके शुरुआत में न बताया जाए, उसके बाद जाके आपको बताया जाए कि अब ये नहीं, अब आपको ये करना पड़ेगा तो हम ये देंगे। यानी कंडीशंस आपको लगा देते हैं कि जैसे कि अब अगर आपका पे आउट आगे जाके 2 लाख रुपए बन रहा है तो हम आपका 20% डिडक्शन करेंगे, या 2 लाख के ऊपर जितना पे आउट है वो आपका लैप्स हो जाएगा। इस प्रकार की भी कई कंपनियां कंडीशन है कि आप 2 लाख चला रहे हैं, अगर आपकी 2 लाख मेंटेन है तो तीसरी साइड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी अलग से, तभी आपके पास पैसा आएगा। अगर आपका ये नहीं है तो हम पैसा रोक लेंगे। आपका कोई ऑफर्स निकाला, अगर आपका कुछ एक % अगर रह गया तो भी आपको उस चीज़ से निकाल दिया जाएगा। यानी वो कंडीशन इतनी ज़्यादा लगा देते हैं, वो भी आपको चेक करने का एक विषय है। आपको चेक बिफोर ज्वाइनिंग किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड में, कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप कुछ चीज़ों को ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या आपको मेंस पॉइंट्स उसके फोकस करने चाहिए। 5P सभी देखते हैं, इसके अलावा मैं कुछ एक चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो उनके
3 चीज़ों को जानो सर। उनका प्लान क्या है, उनका प्रोडक्ट क्या है और उनका कल्चर क्या है। प्लान के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, उनके कल्चर के अंदर यानी उनका नेचर के अंदर उनका करेक्टर कैसा है, करेक्टर वाइज स्ट्रोंग है, यानी कुछ लोभ लालच के चक्कर में किसी का दूसरे का नुकसान तो नहीं करा सकते। करेक्टर वाइज उनका चेक करना पड़ेगा आपको उसकी कोई मुसीबत का समय आती है, उस समय उसका करेक्टर सबसे ज़्यादा पहचाने में आता है कि उस समय आपको उस किस टॉपिक के ऊपर काम करना है, किस रिलेशन के ऊपर उसको लेके जाना है। तो ये 3 चीज़ें आपको प्लान को पूरी वेरिफिकेशन करो, उसके प्रोडक्ट्स जो भी हैं, जैसे सर्विस दे रही है या प्रोडक्ट बेस है, कुछ भी एनीथिंग जो भी है जिसका सर्विस का काम है, उसका सर्विस उसका प्रोडक्ट है, जैसे रिचार्ज, DTH, ट्रेन टिकट, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पोर्टल सर्विसेज, होटल बुकिंग, ये सारे उसके प्रोडक्ट्स हैं। उसमें कितनी क्वालिटी देता है, आपको दिखाता कुछ है और वहाँ पे जाके आपको मिलता कुछ है, या वो कह रहा है कि जो दिखा रहे हैं वही मिल रहे हैं। और वीडियो को प्रेम पूर्वक देखने के लिए आपका दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। और कुछ गलत पॉइंट्स हुए हों तो आप हाथ जोड़ के विनती है कि उन पॉइंट्स को ज़रूर आप कमेंट्स में लिखें, ताकि हम आपके सामने उन पॉइंट्स को एक विस्तार से दोबारा रख सकें और दोबारा उन चीज़ों को सुधार करके, हम अपने आप के अंदर सुधार करके हम आगे आपके साथ लगातार पूरी ज़िंदगी तक बने रहें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।